देखिए हम अब गॉस लॉ को एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सामने जो केस है वो केस है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेच यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि इसके लेंथ के रिलेटिव आप किसी पार्टिकुलर पोजीशन r पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जो इसके लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। ये अगर बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो कहा जाएगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर। इस तरह के केस में अगर हमको गॉस लॉ अप्लाई करके अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो काम करते हैं सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। स्मार्ट गॉसियन सरफेस हमें लेना होता है। स्फेरिकल भी ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं। सिलिंड्रिकल में हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात होती है और वर्टिकल सिलेंडर की बात होती है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन क्या है। तो आप एक चीज जरा बताइए, स्फीयर लेना तो कुछ दिमानी नहीं होगा। हम लेंगे सिलिंड्रिकल लेंगे और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पर हमको इस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फील्ड का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फील्ड का पैटर्न जो होगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा, अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा। और ये अगर चार्ज वायर है तो वैसी स्थिति में गॉसियन सरफेस, क्योंकि फील्ड का पैटर्न हमेशा अवे फ्रॉम इटसेल्फ है, तो हम गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो वर्टिकल सिलेंडर लेंगे। कैसा लेंगे? वर्टिकल सिलेंडर। तो वर्टिकल सिलेंडर लेंगे और उसको हमें इस बात का भी केयर करना होगा कि वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से जरूर पास करे जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गॉस लॉ जो है एक्चुअली मैथमेटिकल टेक्निक है जो फील्ड निकालने का एक अप्रोच देता है। तो इस तरह से हमने इसका गॉसियन सरफेस लिया। ये सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर है, और इसको मैंने टॉप से क्लोज कर दिया और बॉटम से क्लोज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस हो गया। नाउ गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है, इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इधर की ये डिस्टेंस r है और ये जो मैं लेंथ लिया हूँ, जो गॉसियन सरफेस का लेंथ मैं लिया हूँ, मान लीजिए कि मैंने लिया है स्मॉल एल लिया है। ओके, स्मॉल एल मैंने इसका लेंथ लिया है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लैम्डा का मतलब हुआ कि इसका टोटल चार्ज क्या है अपॉन इसका टोटल लेंथ क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हियर एंड देयर एवरीवेयर अगर चार्ज का कंटेंट फिक्स डायमेंशन में अगर सेम रहे तो कहा जाएगा कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। ओके, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पर लेंथ के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए इसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, और यहाँ पर हम आपको बताया है कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जो हम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं। तो यहाँ पर ds का डायरेक्शन भी इस तरफ है, लेफ्ट साइड में भी सोचिए जो E का डायरेक्शन लेफ्ट इस तरफ है, और यहाँ पर आउटवर्ड इस तरफ होगा ds का डायरेक्शन। लेकिन अगर हम टॉप सरफेस की बात करें तो टॉप सरफेस पे किसी ds को सोचते हैं तो यहाँ पर ds का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। दोनों के बीच एंगल कितना देख रहे हैं? 90। बॉटम सरफेस की बात करें तो बॉटम सरफेस पे ds का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस तरफ दिख रहा है। यहाँ पर भी एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो ये एक्चुअली टोटल फ्लक्स है, ये आपका टोटल फ्लक्स है। तो मान लिया जाए कि टॉप सरफेस के फ्लक्स जो एसोसिएटेड है फाइव टॉप है, बॉटम के लिए फाइव बॉटम है, और ये जो कर्व सरफेस के लिए है वो 5c है। तो टोटल फ्लक्स का मतलब हुआ 5 टॉप प्लस 5 बॉटम प्लस 5 कर्व सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो लैम्डा है, क्योंकि तो लैम्डा को डिफाइन ही किया गया है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हम जो लेंथ सेलेक्ट किए हैं गॉसियन सरफेस का, वो एल सेलेक्ट किया है। तो क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, एल इंटू लैम्डा। यही आपका कुछ और नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, चार्ज इंक्लोज होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टॉप सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा ड्यू टू 90 डिग्री फैक्टर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ई डॉट डी एस करते हैं तो ऐसी स्थिति में ई डी एस कॉस 90 होगा और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बॉटम के लिए भी वही बात होगा, ये भी 0 हो जाएगा ड्यू टू 90 डिग्री फैक्टर। अब प्लस 5 कर्व, तो 5 कर्व की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि सिलेंडर का जो कर्व एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr इंटू एल। तो इसको कहीं से भी आप अगर मान लीजिए कि कट कर देते हैं और उसको अगर स्प्रेड कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जिसका लेंथ जो आपको दिखेगा 2πr दिखेगा और विड्थ जो दिखेगा एल दिखेगा। तो ई डॉट डी एस फॉर्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हर सेक्शन पे कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये सिलेंडर का मसला है, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस पे है, ये भी पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे है, ये भी पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे है, ये भी पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन वो जो कर्व सरफेस है उससे कितना डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। कितना डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो हर स्थिति में ई डॉट डी एस को अगर आप सम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ई और डी एस और कॉस 0 डिग्री होगा, इसी को इंटीग्रेशन साइन करते हैं। और चार्ज इनफ्लो जो है एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन ऑपरेट कर जाएगा डीएस पे, और डीएस का मतलब हुआ टोटल एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो ये हो जाएगा कितना, 2πr इंटू एल इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई जो आ रहा है 1/2π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इट इट। तो यही एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप भी देख पा रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर R लेंगे और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो एक्सिस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के फैशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉल करेगा, सप्रेस करेगा। ओके, इन सारी बातों को आप नोट करें।